करते हैं आज के लेक्चर में भी। और जो आज टॉपिक है हमारा बुक के रिलेटेड, उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। और एप्लीकेशंस का नाम दिया हुआ है बिकॉज देर आर थ्री बेसिक फंडामेंटल सिमिट्रीज जिनको हम यूज़ करते हैं, हम जिनको सॉल्व करने के लिए हम गॉसेस लॉ को यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि वो सिमिट्री जो है वो लाइन सिमिट्री है जो सिलिंड्रिकल सिमिट्री में आती है, और दूसरी हमारे पास प्लानर सिमिट्री है जिसमें हम एक प्लेन को कंसीडर करते हैं, और तीसरी जो है वो स्फेरिकल सिमिट्री होगी जिसमें आप चार्जेस को या सफ़ेयर्स को या इस तरह की चीज़ों को डील करते हैं। और इसीलिए इसको एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ कहते हैं। दीज थ्री, इसको एप्लीकेशन शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास तीन ही बेसिक सिमिट्रीज़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गॉसेस लॉ इन्हीं सिमिट्री तक लिमिटेड है। गॉसेस लॉ को आप किसी भी गाशियन सरफेस जो है, लाजिम नहीं है कि वो आप इन तीन में से ही कोई सिमिट्रिकल चूज़ करें, यानी सिलिंड्रिकल गाशियन सरफेस या प्लानर गाशियन सरफेस या फिर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। आप कोई भी किसी भी शेप की गॉसियन सरफेस ले सकते हैं और आप देखेंगे कि उससे भी आपका जवाब वही आता है। जस्ट के जो प्रॉब्लम होगा, जो कंप्यूटेशन होगी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और होपफुली आई विल सॉल्व अ प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर जस्ट टू शो यू कि अगर आप गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल नहीं लेते तो प्रॉब्लम जो है आपको जवाब तो वही देगा, लेकिन जो उसकी कंप्यूटेशन होगी वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनफैक्ट ये जो पहला टॉपिक है जिसको मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ, ये वाला टॉपिक, इसको ही मैं होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले सिलिंड्रिकल की बजाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेके सॉल्व करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि इट गिव्स मी द सेम आंसर बट द कंप्यूटेशन, द एनालिटिकल प्रोसीजर, द मैथमेटिक्स इट बिकम्स लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और हमारी जो पहली एप्लीकेशन है वो है इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। आई टुक द टाइम टू ड्रॉ द डायग्राम ताकि हमारा टाइम बच सके, जो मैंने वैसे बातों में वेस्ट कर दिया है। तो हमारे पास ये एक लाइन ऑफ चार्ज है जो येलो रंग में मैंने दिखाई है, और येलो कलर के ऊपर आप पर्पल में देख सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। बाकी सारा आपका जो प्रोसीजर है वो भी सेम होगा और आंसर भी सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे तो ऑफ कोर्स आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। बाकी सारा कुछ वही है। तो जो हमारे पास लाइन ऑफ चार्ज है वो इन्फिनिट है, और अगर आप लाइन ऑफ चार्ज को देखें तो इट्स जस्ट लाइक दिस पेंसिल। और अगर ये पेंसिल की तरह है तो हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है गॉसियन सरफेस की वो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, बिकॉज आपको पता है कि ये पेन जो है इट्स बेसिकली अ सिलेंडर, इट हैज़ सम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इट हैज़ सम लेंथ, सो इट इज़ सिलेंडर। तो आप कोई भी लाइन ऑफ चार्ज लें, जस्ट कंसीडर इट जैसे इलेक्ट्रिकल वायर होती है, तो दैट इज़ स्टिल अ सिलिंड्रिकल शेप। तो इसके लिए जो आप गॉसियन सरफेस लेते हैं, ऑफ कोर्स उसकी बेस्ट चॉइस जो है वो सिलिंड्रिकल है। आई प्रॉमिस्ड कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा नेक्स्ट में। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होगा या इसके जैसा होगा। पॉइंट बीइंग कि अगर मैं लाइन ऑफ चार्ज लेता हूँ तो मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस नहीं लूँगा, आई विल टेक लेट्स से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एंड विल गेट द सेम आंसर। ओके, तो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें हमारे पास दी हुई होनी चाहिए, ऑफ कोर्स ये अज्यूम किया जाता है। तो हम यहाँ पे इट्स अ टॉपिक इन द बुक, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम जिसमें हमें डेटा दिया हो, बट इवन टॉपिक में यू अज्यूम कि हमारे पास कुछ डेटा जो है बुनियादी वो अवेलेबल होता है। और इस केस में हमारे पास डेटा जो है वो ये है कि इट्स एन इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज विच पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ, और जो चार्ज है वो लैम्डा एल के बराबर है, विच मीन्स कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हम पहले दो चैप्टर्स में यानी 25th और 26th चैप्टर में डिटेल से पढ़ाए हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों हम इन चार्ज डेंसिटीज़ को डिफाइन करते हैं। दे जस्ट टेल अस कि जो चार्ज है इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास डेटा है और हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि ये नया प्रॉब्लम है तो ज़रा चैप्टर 26 में जाके देखें। आई विल ट्राई टू इंक्लूड लिंक व्हेन आई विल एडिट दिस वीडियो। चैप्टर 26 में मैं इस प्रॉब्लम को पहले कर चुका हूँ थ्रू कूलोम्स लॉ,
और आप देखेंगे कि वो तकरीबन 2 सफ़े की कैलकुलेशन थी और इसमें आप देखेंगे कि कैसे 2 लाइन की कैलकुलेशन होती है। सो दैट्स वन एडवांटेज। आई मीन यू हैव स्टार्टेड टू सी द एडवांटेजेस ऑफ गॉसेस लॉ ओवर कूलॉम्स लॉ नाउ। तो गॉसेस लॉ हमारे पास सिंपली जो है उसको अप्लाई करते हैं, गॉसियन सरफेस के ऊपर हमारा इंटीग्रल आता है। तो लेफ़्ट साइड जो है वो जनरली होती है फाई इलेक्ट्रिक, लेकिन आप इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास बनता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए जो है ये गॉसियन सरफेस के ऊपर है। और राइट साइड पे हमारे पास आता है क्यू अनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम कल पढ़ चुके हैं, हम कल से मिहिन हमारे लास्ट वीडियो में। वह इत्तफाकन मैंने वो वीडियो कल ही बनाई थी, कल नहीं परसों बनाई थी मेरे हिसाब से। तो हम लास्ट वीडियो में ये देख चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल इस जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ना, इसकी कितनी सरफेस बनती हैं। एक सरफेस इसकी ये वाली बनती है जो टॉप वाली है। लेट मी गिव इट सम कलर, लेट मी गिव इट अ ग्रीन कलर। तो एक ये टॉप वाली सरफेस है जो ग्रीन में आपको नज़र आ रही है, एक ये बॉटम वाली सरफेस है, मैं इसको भी ग्रीन में दिखाता हूँ बिकॉज दीज आर क्रॉस सेक्शनल एरियाज़। और एक हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस है, ये जो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है, जैसे ये पेन की जो कर्व्ड सरफेस है। ओके, तो इन तीनों सरफेस के ऊपर मुझे डी ए एरिया एलिमेंट चाहिए। तो लेट मी टेक दीज एरिया एलिमेंट्स। सो लेट्स टेक विच कलर शुड आई यूज़। लेट्स गो विद दिस पर्पल कलर। मेरे पास कलर इतने अच्छे नहीं है। लेट मी फाइंड ओके दिस कलर लुक्स गुड। तो हमारे पास लेट्स से एक एरिया एलिमेंट मैं यहाँ पे लेता हूँ और ये एरिया एलिमेंट जो है ये इस डायरेक्शन में है। ओके, जो दूसरा एरिया एलिमेंट है वो इस सरफेस के ऊपर होगा। लेट मी यूज़ पर्पल कलर फॉर दिस वन। जो दूसरा एरिया एलिमेंट है वो ये वाला है, तो इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है। लेट मी कॉल इट DA2। और जो तीसरा एरिया एलिमेंट है वो मैं बॉटम सरफेस के ऊपर लूँगा तो उसकी डायरेक्शन मेरे पास ये बनती है। लेट मी कॉल इट DA3। तो चूँकि इनको मैं DA1 DA2 DA3 कह रहा हूँ तो ये वाला अब 1 हो जाएगा। तो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड है इट्स इंटीग्रल ओवर 3 डिफरेंट टर्म्स, बिकॉज हमने देखा है कि हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट गॉसियन सरफेस हैं। तो अगर इनको मैं इंटीग्रल को 3 इक्वेशन में लिखूँ, यानी लेफ़्ट साइड जो है इट्स अ सम ऑफ 3 टर्म्स। तो पहला मेरे पास बन जाएगा E डॉट DA1 प्लस इंटीग्रल E डॉट DA2। लेट मी राइट इट इन अ बेटर वे। DA2, it's not that better, प्लस इंटीग्रल E डॉट DA3 इक्वल्स Q अनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमने ये देखना है कि इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट। तो हमने ये देखना है कि DA1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान कौन सा एंगल है। तो आप देख सकते हैं इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इट्स अ पॉजिटिव लाइन ऑफ चार्ज, और पॉजिटिव चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट जस्ट गोज़ आउट परपेंडिकुलरली, मीनिंग कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलेंगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये जो पर्पल लाइंस हैं ये इस डायरेक्शन में है। ऑफ कोर्स आई मीन हर डायरेक्शन में निकलेंगी, यहाँ पे सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो दूसरी जानिब भी जा रही होंगी। इस लाइक इस पेंसिल से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो वो हर तरफ निकल रही हैं इस पेंसिल से। ओके, तो आप देख सकते हैं कि DA1 के पैरेलल हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो DA1 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्रीज के एंगल बनाता है, जबकि DA2 और DA3 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। दे आर परपेंडिकुलर। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल है, कोसाइन 90 0 होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो DA2 वाली टर्म है, लेट मी यूज़ अगेन डिफरेंट कलर, तो ये टर्म जो है ये हमें 0 देगी और ये टर्म जो है ये हमें 0 देगी। और जो पहली टर्म है ना ये अब हमारे पास बन जाएगी इंटीग्रल EDA, बिकॉज कोसाइन 0 जो है वो 1 होता है, तो ये बन जाएगी EDA इक्वल्स Q अनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहीं पे आप देख सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर ये एरिया एलिमेंट की जगह पे कांस्टेंट हो तो यू कैन पुल इट आउट ऑफ द इंटीग्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं इंटीग्रल के बाहर लेके आता हूँ तो इट्स जस्ट द एरिया ऑफ दिस सिलिंड्रिकल सरफेस। ओके, तो हम इट्स जस्ट द एरिया ऑफ दिस सिलेंडर।
तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ई, और एरिया ऑफ सिलेंडर जो है, लेट मी राइट इट एज ई, और अब ये डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, इट्स नॉट अ डॉट प्रोडक्ट, ओके। और जो सिलेंडर का एरिया होता है वो हमारे पास होता है 2πr(h), और राइट साइड पे है हमारे पास Q अनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो आ जाती है Q अनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट RH, ओके। H जो है ये इसकी हाइट है, इसको आप चाहें तो L भी लिख लें, ओके। सो यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको लिख देता हूँ, चलें इसको L ले लेते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसको L डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये देखें जो लेंथ है। तो चूँकि हम गॉसियन सरफेस भी उतनी बड़ी ले रहे हैं जितनी हमारे पास लाइन ऑफ चार्ज है जो इन्फिनिट है, तो यहाँ पे 2πr(L), लेट मी मेक दिस H to L। और अब आप देखें तो यहाँ पे हमने जो चार्ज और लेंथ की रेशियो है ना उसको डिफाइन किया हुआ है लैम्डा। तो इट्स जस्ट अ गुड प्रैक्टिस, आई मीन दिस इज़ योर आंसर, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लैम्डा की फॉर्म में यही इक्वेशन जो है ये हमारे पास बन जाती है लैम्डा, क्योंकि Q/L जो है वो लैम्डा होता है, तो ये बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 r। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ओके। और अगर आप इसकी लिखना चाहते हैं फैक्टोरियल फॉर्म यानी डायरेक्शन भी लेना चाहते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ गोइंग रेडियली आउटवर्ड, तो ये बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 r यूनिट वेक्टर। अगर आप इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन, तो ये r यूनिट वेक्टर बनती है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म आती है। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म फ्रॉम एन इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो जवाब यही होता, सिर्फ माइनस साइन आ जाता, और आपको पता है कि माइनस साइन जो है, सिंस चूँकि हमारे पास यूनिट वेक्टर आ रहा है आर यहाँ पे ये वाला, तो इस यूनिट वेक्टर के साथ हम नेगेटिव साइन को एसोसिएट कर देते, विच मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स दिस इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। ओके, दैट्स इट। और आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप वापस जाएं और देखें कि कैसे हमने ये प्रॉब्लम कूलम्स लॉ को यूज़ करके जब किया था तो उसकी कितनी लंबी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, जो अगेन नॉट लकली आई मीन उसकी भी डायग्राम मैंने बना ली है टू सेव सम टाइम। तो ये हमारे पास जो येलो और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, इट्स एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, इट्स इन्फिनिटली थिन एंड इन्फिनिटली वाइड, यानी इसका एरिया जो है वो इन्फिनिट तक जाता है। तो इसके लिए जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं ना वो सिलिंड्रिकल है। सो दिस इज़ अ गॉसियन सरफेस, और उसकी रीज़न है मैं आपको बताता हूँ कि हम सिलिंड्रिकल क्यों लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप किसी भी शेप की गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, बट दैट विल डू अस नो गुड, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई विल मेक अनदर डायग्राम एंड आई विल ट्राई टू शो यू कि कैसे आप अगर इसकी let me quickly make it for you. Let me give you this theoretical argument. I just have to copy it. Okay, तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और मुझे ये अब सिलेंडर को अरेज करना है। लेट्स टेक a spherical Gaussian surface. Let's take a sphere, and let me make this sphere somewhat, okay, it's hard to make it. Okay, so this is a kind of surface. Let me try to make it look like, let me actually also change the color. Okay, let me also try and change its color ताकि हमें ये वाज़े तौर पे नज़र आ जाए। तो let's make this cylindrical spherical Gaussian surface, and let me try and make it look like, okay, this, अब ताकि आपको पता चल जाए कि ओके, तो ये जो कंप्लीट लाइन है इट्स लाइक ये वो साइड है जो हमारी तरफ है शीट की, और ये जो इसका ये ब्रोकन है लाइन, इट्स लाइक द पार्ट विच गोज़ बिहाइंड दिस शीट। तो अब अगर आप देखें तो
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इट्स अगेन सिंस इट्स अ शीट इट्स गोइंग आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेट मी क्विकली शो इट। तो इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना वो ये वाली है, इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट से भी, ओके। और दूसरी तरफ भी जाएगा, तो लेट मी शो इट हेयर टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरफ से भी निकल के इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप राइट वाली को देखें तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में निकल के जा रहा है, ओके। और अब अगर आप ये वाला पोर्शन देखें यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास गाशियन सरफेस कर्व्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके भी अंदर से निकल के जा रहा है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ सेपरेट डायग्राम। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि हमारा जो एरिया एलिमेंट है ना वो इस तरह का है, और इस एरिया एलिमेंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया एलिमेंट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो ये दरमियान में एक एंगल बनाएंगे। तो अब मसला ये है कि आप जितनी भी ये सफेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बनाएगा, और इवेंचुअली उसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि मिसाल के तौर पे आप एक पैच, स्मॉल पैच यहाँ पे भी लेते हैं, इधर भी ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में ही, लेकिन जो एरिया एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इवेंचुअली जो आप कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का या एरिया एलिमेंट का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लेट्स से एरिया एलिमेंट को आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो इसका आप ये वाला कंपोनेंट लेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा और दूसरा ये वाला कंपोनेंट बनेगा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये तो आपको ज़ीरो आंसर देगा, जो पैरेलल कंपोनेंट है ये नॉन ज़ीरो आंसर देगा। तो जो रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा, सॉरी ये मैंने कंपोनेंट की डायरेक्शन जो है ये उलट बना दी है, इट शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट ये आएगा, ये एरिया एलिमेंट के कंपोनेंट्स बनेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो इस एरिया एलिमेंट की वजह से कंपोनेंट बनेगा परपेंडिकुलर वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो इफेक्ट हमारे पास नेट रहेगा ना वो सिर्फ उन कंपोनेंट्स का रहेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हैं, ओके। तो इवेंचुअली हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी ना वो उन्हीं कंपोनेंट्स से आएगी जो पैरेलल हैं। तो बजाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेने के, why don't we take just cylindrical Gaussian surface? And that is the entire concept, the entire argument behind it. I mean, I know student ask this kind of question कि why we have to choose cylindrical Gaussian surface, okay? So trust me, जब लोगों ने पहली बार इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की होगी ना, उनके भी आपकी तरह के ही क्वेश्चन होंगे, वो भी इन सारे प्रॉब्लम से गुजरे होंगे, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रायल्स उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि इट्स यूज़लेस कि हम इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए किसी और सिमेट्री की गॉसियन सरफेस लें, आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इट्स अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। सो आपके क्वेश्चंस वैलिड हैं, बट ट्रस्ट मी दीज आर द बेस्ट पॉसिबल वेज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। तो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर भी गॉसेस लॉ। और अब अगर आप देखें तो हमारे पास अगेन चूँकि सिलिंड्रिकल सरफेस है तो इसके तीन पार्ट बनते हैं, तीन सरफेस बनती हैं। एक सरफेस जो है वो ये वाली है, ये वाली सरफेस है, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। एक जो है वो ये वाली सरफेस है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर का, दूसरा ये वाला है, और तीसरी उसकी ये कर्व्ड सरफेस बनती है इस सिलेंडर की। और आप देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके पैरेलल है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ये वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है, और जो एरिया एलिमेंट आप कर्व सरफेस के ऊपर लेते हैं ना, ये वाला, ये नीचे जो मैं दिखा रहा हूँ लंबा एरो करके ताकि आपको नज़र आ जाए, इसके परपेंडिकुलर है। तो अगेन हमारे पास जैसे मैंने पहले प्रॉब्लम में ऊपर वाले में किया है, जो गॉसेस लॉ है वो हमें देता है कि E डॉट टोटल A इज़ इक्वल टू Q1 क्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये लेफ़्ट साइड जो है ये हमारे पास बेसिकली तीन टर्म्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन बिल्कुल ऐसे ही, E डॉट DA1 प्लस इंटीग्रल E डॉट DA2, ये जो डॉट है ना ये डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है, प्लस इंटीग्रल E डॉट, let me make it continuous, तो E डॉट DA3, ओके, इक्वल्स Q1 क्लोज्ड
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इट प्योरली डिपेंड्स कि आप A1 A2 A3 किसको कहते हैं। लेट्स कॉल दिस A1, लेट्स कॉल दिस A2 एंड लेट्स कॉल दिस A3। तो अब आप देख लें एंड ऑफ कोर्स हम कैन चेंज द नेम्स, दिस इज़ DA1, दिस इज़ DA2 एंड दिस इज़ DA3। तो अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ DA3 के परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसका मतलब है कि सिर्फ थर्ड टर्म जो है ना, ये हमारे पास ज़ीरो को जाएगी। तो ये जो थर्ड टर्म है ना, इस केस में ये वाली ये टर्म हमारे पास ज़ीरो होती है। और जो बाकी दो टर्म्स हैं, इनको अगर आप देखें तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको हम ए ही रखते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का वो ए है। तो ये हमारे पास बन जाएगा EDA प्लस EDA, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल हैं, कोसाइन 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रल EDA प्लस इंटीग्रल EDA इक्वल्स Q अनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इंटीग्रल से बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और एरिया जो है इट्स जस्ट द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं EA प्लस EA इक्वल्स Q अनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी Q अनक्लोज्ड डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी तरह जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे Q डिवाइड बाई A को, Q अनक्लोज डिवाइड बाई A को हम सिग्मा लिख सकते हैं। और फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये उसकी मैग्नीट्यूड है। ओके, तो आपको अब ये भी इशू होते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो रिमेंबर, इवन ये ऊपर वाले केस में भी जब मैंने डायरेक्शन की बात की थी तो मैंने इम्प्लिसिटली अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया था। और इस केस में जो हमारे पास कन्वेंशन थी ना, इस केस में वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, R, फाई एंड Z। तो ये वाला जो मेरा कोऑर्डिनेट था ना, जो ये वाला था, इसको मैंने Z डिफाइन किया था। जो ये वाला डायरेक्शन थी, ये येलो से जो मैं बना रहा हूँ सॉरी, ये रेडियल डायरेक्शन थी। और तीसरा फाई है, एंगल, जब ये एरो घूमता है सेंटर के अराउंड। तो उसकी फाई की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में था इक्विवेलेंट, तो फाई की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इस केस में भी आपने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना है। एंड इट्स बेटर कि इस केस में, क्योंकि हमारे पास शीट है, तो इट्स बेटर कि आप XYZ जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको डिफाइन कर लें। तो आप यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से आई डिफाइन इट लाइक दिस। ओके, तो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम गोना नेम इट। आई एम गोना मेक इट राइट हैंड, तो आई एम गोना कॉल दिस X, दिस Y एंड दिस Z। और इस कन्वेंशन में हमारा जो रॉड है ना, वो Y एक्सिस के पैरेलल पड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं कर रहा है। ओके, तो आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो +Y दिखा सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट। तो इस तरह आप इसकी डायरेक्शन जो है ना वो भी दिखा सकते हैं। और इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड पे प्लस इस डायरेक्शन में होगा, +Y डायरेक्शन में, या अगर आप चाहें तो ये यूनिट वेक्टर लिख लें। और शीट की लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो नेगेटिव Y डायरेक्शन में होगा। लेकिन हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि हम शीट को बहुत थिन कंसीडर कर रहे हैं, यानी अगर एक चार्ज पड़ रहा है तो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग आउट इन बोथ डायरेक्शंस। तो इसलिए हमारे पास जो फील्ड लाइंस हैं वो दोनों डायरेक्शन में जा रही हैं। और फ्लक्स जो है वो इस ट्यूब से या सिलेंडर से टोटल हम कंसीडर कर रहे हैं। सो द फैक्टर ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमारे पास जो थर्ड केस है और जिसकी ऑफ कोर्स ना नाम मैंने लिखा है ना मैंने डायग्राम बनाई है, वो है हमारे पास सफेरिकल सिमेट्री। और सफेरिकल सिमेट्री में हमारे पास, आपको याद होगा, हम ये सारी चीज़ें करके आए हैं। 2 केसेस आते थे। तो सफेरिकल, लेट मी कॉल इट सफेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो चार्ज है ना वो किसी
स्फेरिकल सरफेस के ऊपर पड़ा होता है। तो आपको याद होगा हमने शेल थ्योरम पढ़े थे। मैं शेल थ्योरम को मैकेनिक्स से घसीट रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी, बिकॉज दे आर बेसिकली द सेम because of the similarities between electric force and gravitational force. I mean, they are both inverse square. One is proportional to the product of masses, the other one is proportional to the product of charges, right? तो इन दोनों के दरमियान similarities, and this is the reason why I derived Gauss's law for gravitation at the end of last lecture for you. Okay, तो हमारे पास दो केसेस आते हैं, एक होता है शेल और एक होता है सफ़ेयर। ओके, तो लेट मी नेम देम बोथ। तो हमारे पास जो पहला केस है वो है स्फेरिकल शेल, कि अगर हमारे पास जो चार्ज है वो स्फेरिकल शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और शेल के अंदर भी आप दो जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ई इनसाइड के, उसके इनसाइड क्या होता है, और दूसरा जो है वो होता है ई आउटसाइड। और जो दूसरा केस है हमारे पास वो है सफ़ेयर। आपको शेल और सफ़ेयर का डिफरेंस पता होना चाहिए। जो सफ़ेयर है इट्स अ फील्ड फ्रॉम इनसाइड। आई डोंट हैव एन एग्जांपल फॉर दैट, बट शेल इज़ इजी, इट्स जस्ट अ फुटबॉल, या अगर आप टेनिस बॉल खेलते हैं और खेलते हुए कभी वो फट जाए तो आप देखते हैं इट्स एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो दैट इज़ अ शेल। तो जो फुटबॉल है वो शेल है जिसकी अपनी थिकनेस ना होने के बराबर होती है। जो टेनिस बॉल है इट्स की थिकनेस होती है काफ़ी, तो इट हैज़ सम इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, बट स्टिल इट्स शेल। सफ़ेयर जो है इट्स लाइक टेनिस बॉल, लेकिन ये अंदर से फिल होता है। मुझे नहीं पता आपने जो रेगुलर क्रिकेट का हार्ड बॉल है वो देखा हुआ है या नहीं, बट इट्स अ फील्ड फ्रॉम इनसाइड, तो आप उसको एक सफ़ेयर कंसिडर कर सकते हैं। तो सफ़ेयर के केस में भी हमारे पास दो तीन केसेस ही बनते हैं। बेसिकली हम उनको ई इनसाइड और ई आउटसाइड ही कह लेते हैं। तो ये हमारे पास सिनेरियो बनता है। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट करने हैं। और मज़े की बात ये है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ, शेल्स भी और सफ़ेयर्स भी, बट I'm gonna explain it again because this is so important, and this time it will be easier because we are going to use Gauss's law. Okay, I will try to put the link of the lecture during editing कि मैंने ये चीज़ें पहले कहाँ पे की हैं। I believe I have done them in the last chapter. तो शेल आपको पता है किस तरह का होता है। लेट मी ट्राई टू मेक अ शेल फॉर यू अगेन। आई विल यूज़ येलो कलर, दे काइंड लुक गुड। ओके, तो शेल हमारे पास होता है जी इस तरह का। ये हमारे पास पहला केस है। सो दिस इज़ शेल। ओके, और अब हम प्योरली गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, सो दिस इज़ द फर्स्ट केस, और मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये है हमारे पास शेल। ओके, तो शेल का केस है। तो ई इनसाइड और ई आउटसाइड, आप कोई भी पॉइंट पिक करें। लेट्स से ये आप पॉइंट पिक करते हैं, लेट मी कॉल दिस पॉइंट P1, और इस पॉइंट पे आपने, और ये पॉइंट चूँकि इनसाइड है तो इस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेट्स कॉल दिस ई इन। ओके, एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, ये पॉइंट है जी P2, और इस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ई आउट, क्योंकि ये आउटसाइड है। तो रूल आपको पता है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज कूलॉम्स लॉ नाउ, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज गॉसेस लॉ, एंड देयर इज only one step for Gauss's law. Pick a Gaussian surface. I explained that in the last lecture. जिस पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहते हैं ना, pick a Gaussian surface at pick a Gaussian surface which passes through that point, which means कि Gaussian surface का सेंटर वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे आपका सेंटर है सिस्टम का, और जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहते हैं वहाँ पे गॉसियन सरफेस लें। ओके, सो लेट मी टेक, सिंस हमारे पास दो केसेस हैं तो लेट मी टेक टू गॉसियन सरफेसेस, और ये हमारा इस शेल का सेंटर है। ओके, लेट मी कॉल दिस पॉइंट O। तो जो पहली गॉसियन सरफेस है ना, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कलर बिकॉज दिस इज़ मोर ब्राइट। तो जो पहली गॉसियन सरफेस है ना वो आप ये लेंगे। ओके, जो इस पॉइंट पे से गुजरेगी। ओके, और इस गॉसियन सरफेस, इट डजेंट रियली मैटर टू बी ऑनेस्ट इस केस में कि हम क्या रेडियस लेते हैं, बट लेट्स कॉल दिस R। ओके, तो अब गॉसेस लॉ सिंपल है। गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं E। गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है, हम इस केस में क्या बन जाएगा, फ्लक्स इनसाइड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
ई इस केस में चूँकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड देख रहे हैं तो ये ई इन डॉट डी ए इक्वल्स क्यू unclosed divided by epsilon naught. Before you solve the left hand side of this equation, just look at the right hand side. What we need on the right hand side, it's a Q unclosed. और इंटरेस्टिंगली इस पॉइंट P के अंदर तो कोई अनक्लोज्ड चार्ज है ही नहीं। हमने ये पहले ही कहा है कि जो हमारा सारे का सारा चार्ज है वो इस शेल की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। सॉरी, शायद मैं ये बताना आपको भूल गया था, बट रिमेंबर ये जो हमारे पास शेल की सरफेस है ना, इसके ऊपर हमारे पास चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो ये जो अंदर वाली गॉसियन सरफेस है, ये वाली, इसके अंदर तो कोई चार्ज पड़ा हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट आप ये पॉइंट P आप देख रहे हैं कि रैंडमली इस आर्गुमेंट के बाद इस पॉइंट P को अंदर इस शेल के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप ले सकते थे और स्टिल आपके पास जवाब 0 आता। सो इट्स वैलिड फॉर एवरी पॉइंट इनसाइड दिस स्फीयर, इनसाइड दिस शेल, क्योंकि आप जो भी पॉइंट पिक करते हैं आप वहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते, बट रिमेंबर कि जो चार्ज है वो शेल की सरफेस के ऊपर है, उसके अंदर तो है ही नहीं। सो देयर इज़ नो क्यू अनक्लोज्ड एज लॉन्ग एज वी आर इनसाइड द शेल। और ये वही शेल थ्योरम है जो न्यूटन के केस में हमने पढ़ा था। तो क्यू अनक्लोज्ड 0 है, तो जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की वो 0 बन जाएगी। एंड इट सिंपली टेल्स अस कि चूँकि गॉसियन सरफेस का एरिया नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि जो ई इनसाइड है ना हमारे पास ये 0 है। तो एक स्टेप में आप देख लें कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर लिया। व्हाट अबाउट क्यू आउटसाइड? अगेन शेल थ्योरम को याद करें। शेल थ्योरम हमें क्या कहता था कि जब कोई मैस या कोई चार्ज जो है वो शेल की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और आप उसकी वजह से फोर्स या फील्ड बाहर कैलकुलेट करना चाहते हैं शेल के बाहर किसी पॉइंट के ऊपर, तो पूरे का पूरा मैस या पूरे का पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे वो सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड हो। ओके, वी आर गोइंग टू गेट कूलम्स लॉ अगेन। तो इस केस में हमारे पास ये जो गॉसेस लॉ बनेगा वो बनेगा इंटीग्रल ई आउटसाइड डॉट डी ए equals q1 closed divided by epsilon r. Okay, let me move this calculation little bit to the left ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह हो आउटसाइड को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, लेट्स मूव दिस हियर, मेक सम स्पेस। ओके, तो अब हम देख सकते हैं। अगेन याद रखें कि जो एरिया है ना ये गॉसियन सरफेस का एरिया है। एंड आई एम गोना ड्रॉ गॉसियन सरफेस फॉर यू ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस केस में हमारी जो गॉसियन सरफेस बनेगी ना वो ये वाली बनेगी। और मैंने सारी डायग्राम का सारी कैलकुलेशन का बेड़ा गर्क कर दिया है ऊपर ही उसके गॉसियन सरफेस बना के, बट इट्स फाइन। तो इस केस में हमारी जो गॉसियन सरफेस है ना वो ये वाली है। ओके, और इस केस में लेट मी गिव इट अ डिफरेंट नेम। जो डिस्टेंस है पॉइंट P2 का, लेट्स कॉल दिस R2। रिमेंबर कि R2 जो है इट्स जस्ट अ नेम। ओके, बाकी आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो सेंटर से उस पॉइंट तक होता है। तो ई आउटसाइड अब हमारे पास क्या बनेगा? Q अनक्लोज्ड इज द टोटल चार्ज विच इज़ ऑन द शेल विच इज़ Q। तो ये राइट साइड सिंपली Q है हमारे पास। और आप देख सकते हैं कि जो एरिया एलिमेंट के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। इट्स सिंपली लाइक दिस कि एरिया एलिमेंट अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर जो एरिया एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। सो दिस इज़ DA। और इसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो भी इसी डायरेक्शन में है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके बनाता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंगल 0 है, cos 0 1 होता है। तो ये ई आउट DA बन जाएगा। और ई अब चूँकि सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है तो वो ई बाहर आ जाएगा। और एरिया जो है वो इस स्फीयर का एरिया विच इज़ 4πr²। इस केस में R2² बनेगा क्योंकि हमने रेडियस को नाम R2 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ई, और ये डॉट जो है अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला है तो ये बन जाएगा R2² क्योंकि मैंने रेडियस को R2 का नाम दिया है। और Q अनक्लोज जो था वो अब Q था तो ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और E आउटसाइड ये भी E आउट है, ये अब मेरे पास बन जाएगा Q डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट R2²। जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपली गॉसेस लॉ है। और गॉसेस लॉ यही तो कहता है, गॉसेस लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए है ना। और शेल थ्योरम हमें यही बताता है कि अगर
चार्ज जो है वो शेल के ऊपर पड़ा हुआ है और आप किसी उससे बाहर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। दिस इज़ अ सेकंड शेल थ्योरम एक्चुअली। और अगर वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है तो विच मीन्स वी शुड गेट द रिजल्ट सिमिलर टू कूलम्स लॉ एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, वी हैव कूलम्स लॉ। तो शेल वाला केस हमारे पास हो गया। सो let's tick mark this is good, we have done this. Okay, now let's go to शेल वाला केस हो गया तो लेट्स गो टू सफ़ेयर। तो सफ़ेयर वाला केस जो है इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी इन अ सेंस बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉरी चार्ज अनक्लोज। तो ये है हमारे पास दूसरा केस सफ़ेयर। तो लेकिन जब तक you know let me make the sapphire red. I just want to make it red for no reason. I just think कि अगर मैं रेड बनाऊंगा तो शायद सरफेस जो हैं वो ड्रा करना आसान हो। तो हम इसको करते हैं फिल, रेड से ही फिल करते हैं। तो ये अब हमारे पास ये है सफ़ेयर और इस पूरे सफ़ेयर के ऊपर चार्ज क्यू है। ओके, इस पूरे के पूरे सफ़ेयर के ऊपर, अब ये उसकी सरफेस के ऊपर नहीं है, ये बात याद रखें। और ये टोटल चार्ज क्यू है। तो अब क्यू जो है ना वो किसी एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं है जैसे हम प्रीवियसली हम करते आए हैं कि क्यू यहाँ पड़ा हुआ है या कहीं उसकी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। इस पूरे के पूरे रेड एरिया के ऊपर अब क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो क्यू फैला हुआ है एक बड़े एरिया के ऊपर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो अगेन हमारे पास दो चॉइसेस हैं, जो दो ऑप्शन हैं। जो पहला ऑप्शन है वो, लेट मी मूव दिस डायग्राम लिटिल बिट डाउन क्योंकि मुझे गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी और फिर वो मसला करेगी। तो हमारे पास अगेन दो चॉइसेस हैं। हम इस पॉइंट पी के ऊपर, लेट मी कॉल दिस पॉइंट पी, रेड के ऊपर ग्रीन पर नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, लेट मी यूज़ येलो। तो येलो भी वैसा ही होगा, ये वाला यूज़ करता हूँ। हाँ, ये बेहतर है। तो एक ये पॉइंट लेते हैं, मैं इसको पॉइंट को P1 कहता हूँ और इस पॉइंट के ऊपर E जो होगा, चूँकि ये शेल के अंदर है तो E इनसाइड होगा, वो कैलकुलेट करूँगा। और एक पॉइंट मैं इधर लेता हूँ P2 और इस पॉइंट के ऊपर मैं E आउटसाइड कैलकुलेट करता हूँ। तो अगेन मेरे पास दो ही चॉइसेस हैं। ओके, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें हमें थोड़ा सा, पहले केस में इनसाइड वाले केस में हमें थोड़ी सी केयर करनी होगी। जो आउटसाइड वाला केस है दैट इज़ स्टिल द शेल थ्योरम, जो गॉसेस लॉ ही, जो कूलम्स लॉ ही हमें देगा। लेकिन पहले वाले केस में हमें थोड़ी सी केयर करनी होगी, तो वो हम केयर करते हैं। तो अगर पॉइंट P1 के ऊपर हमने लेना है तो हमें गॉसियन सरफेस जो है वो पॉइंट P1 के ऊपर चाहिए। तो ये रही जी गॉसियन सरफेस पॉइंट P1 के ऊपर। ओके, तो ये है जी वो गॉसियन सरफेस और ये मेरा सेंट्रल पॉइंट था इसका। और मैं इस गॉसियन सरफेस से जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये R डिफाइन करता हूँ। ओके, अब मैंने आपको बताया था दिस इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, लेट मी राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे ट्रिकी है। तो जो गॉसेस लॉ है ना वो हमें ये बताता है कि इंटीग्रल E, इस केस में E इनसाइड है, डॉट dA इक्वल्स Q अनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये जो Q अनक्लोज्ड है ना, ये हमने कैलकुलेट करना है। और Q अनक्लोज्ड सिर्फ वो चार्ज होगा जो इस रीजन के अंदर हमारी गॉसियन सरफेस के उप्स, यहाँ पे मुझे अगेन अब डिफरेंट कलर चाहिए। तो ये जो Q अनक्लोज्ड है ना, ये वाला है चार्ज जो हमारी इस गॉसियन सरफेस के अंदर पड़ा है। रिमेंबर, जो इंटीग्रल है ये हमेशा गॉसियन सरफेस के ऊपर होता है और Q अनक्लोज्ड हमेशा वो चार्ज होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर पड़ा है। Okay, because this expression is purely Gauss's law और Gauss's law is purely about the Gaussian surface. So Q enclosed भी वो चार्ज होगा जो Gaussian surface के अंदर पड़ा है। I mean, आपको सिर्फ ये एक पॉइंट याद रखना है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, डंडी नहीं मारते, मतलब प्रॉब्लम करते हुए, हो सकता है कि आप दरमियान में कहीं भटक जाएं और फिर आप वो अपना हाथ की सफाई दिखाना चाहें, दो नंबरी करना चाहें या मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन यूज़ करना चाहें, तो ये गलतियाँ उस वक्त होती हैं। रिमेंबर, इफ़ यू फॉलो द राइट पाथ, इवन दो आपका आंसर दरमियान में शायद बुरा लगे, बट आई गारंटी यू दैट यू विल ऑलवेज गेट टू द राइट आंसर इन द एंड, अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो हमें जो चाहिए ना चीज़ वो ये है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर
गॉसियन सफ़ेयर जो है तो उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। ओके, लेफ़्ट साइड जो है वो अगेन सिंपल है कि इस सरफेस के ऊपर ये जो हमने गॉसियन सरफेस ली है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, एरिया के साथ पैरेलल होगा, और जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना वो इमीडिएटली हमारे पास बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा तो ई इससे बाहर आ जाएगा। एरिया जो है वो हम पहले ही देख चुके हैं, ये 4πr² है। जो मेन चीज़ है ना वो है क्यू अनक्लोज्ड कैसे कैलकुलेट करना है राइट साइड पे। अगर हम ये अब क्यू अनक्लोज्ड कैलकुलेट कर लें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट क्यू अनक्लोज्ड एंड लेट्स सिंपली स्टार्ट बाय आस्किंग आवरसेल्फ कि अगर हमें क्यू अनक्लोज्ड चाहिए तो हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ओके, जो ओनली चीज़ जो हमें पता है ना वो एरिया पता है, क्योंकि सफेरिकल है, सफ़ेयर भी सफेरिकल है, ये रेड वाला जो है, और जो गॉसियन सरफेस है ना वो भी सफेरिकल है, तो हमें पता है सफ़ेयर का एरिया 4πr² होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि पूरे रेड सफ़ेयर के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना वो QLM, ये एक्चुअली राइट इट हेयर विद वाइट कलर। तो जो पूरा रेड सफ़ेयर है ना उसके ऊपर Q चार्ज है। ये दो चीज़ें हमें पता है। अभी ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, वैसे आपको ना ये चीज़ बताई होगी, हम ऊपर वाले दो केसेस में भी देख के आए हैं कि इस केस में हमारे पास कुछ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होगी रो। ओके, तो इसकी कुछ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होगी, ये बताई होगी वैसे। और हमें पता है, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर हेयर, और हमें पता है कि जो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना रो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो बाई वी, और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है ना वो थ्रू आउट द सफ़ेयर कांस्टेंट है। अब अगर आप देखें गॉसियन सरफेस के ऊपर तो इट्स सम लिटिल सफ़ेयर इनसाइड दिस बिगर रेड सफ़ेयर, और इसका मतलब है कि जो ये जो चार्ज डेंसिटी रो है वो छोटे सफ़ेयर के लिए जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए भी सेम होनी चाहिए, बिकॉज इट्स द सेम चार्ज, इट्स द सेम चार्ज क्यू। ठीक है, हमने इमेजिनरी सफ़ेयर जो गॉसियन सफ़ेयर है वो तो उसके अंदर लिया है ना, जिसका मतलब है उस टोटल चार्ज का कुछ हिस्सा जो है वो गॉसियन सफ़ेयर के अंदर आ गया और उस कुछ हिस्से को हम क्यू अनक्लोज्ड कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो रो है इसकी डेफिनेशन क्यू बाई वी, जो इसको हम क्या लेते हैं वी बिगर रेड सफ़ेयर की, और ये बराबर होना चाहिए क्यू अनक्लोज्ड बाई वी वी गॉसियन, इसको क्या लेते हैं वी गॉसियन, स्मॉलर सफ़ेयर का वॉल्यूम। ओके, स्मॉलर सफ़ेयर का रेडियस आर है, बिगर सफ़ेयर के रेडियस को हम क्या कह लेते हैं, ये वैसे आपको दिया होगा लेकिन हम इसको नाम दे लेते हैं कैपिटल आर का। ओके, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके। तो हमारे पास Q डिवाइडेड बाई बिगर सफ़ेयर का क्या वॉल्यूम है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और छोटे सफ़ेयर का वॉल्यूम क्या है, चार्ज इसके अंदर Q अनक्लोज्ड है और वॉल्यूम इसका है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, Q अनक्लोज्ड, और जब हम Q अनक्लोज्ड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं Q अनक्लोज्ड, तो ये हमारे पास आता है टोटल चार्ज Q आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। आप देखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। और मज़े की बात ये है देखें जब भी हम कोई चीज़ फाइंड कर रहे होते हैं तो हम उस चीज़ को उन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में फाइंड करना चाहते हैं जो हमें मालूम है। यही तो मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करने का या कोई क्वांटिटी फाइंड करने का। अगर मैं क्यू अनक्लोज्ड को किसी ऐसी क्वांटिटी की फॉर्म में फाइंड करूं जो मुझे मालूम ही ना हो तो मैंने प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं किया। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब ही यही होता है कि आप जो अननोन क्वांटिटी है उसको नोन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में फाइंड करें। अब देखेंगे क्यू अनक्लोज्ड किन क्वांटिटी की फॉर्म में आया है। क्यू की फॉर्म में टोटल चार्ज ऑन द रेड सफ़ेयर जो हमें मालूम है, स्मॉल आर जो गॉसियन सफ़ेयर का रेडियस है हमें मालूम है, कैपिटल आर जो इस बड़े रेड सफ़ेयर का वॉल्यूम है हमें मालूम है। तो राइट साइड पे अब तीनों चीज़ें हमें मालूम है, तो इसका मतलब है आप हम इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं क्यू अनक्लोज्ड का। तो इसको हम वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास जो ई इनसाइड बनेगा ये अब बनेगा क्यू अनक्लोज्ड हमारे पास आया है क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलिए इसको Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और R बाई आर क्यूब लिखते हैं। ओके,
ओके, ये हमारे पास आया है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड EN। अब सवाल ये है कि क्या ये सेंस बनाता है? ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन रेडियली होगी तो आप इसको R यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो सिंपल फॉर्म है, यानी चले मैं यहाँ पे ग्रीन एरो से कर देता हूँ। अगर इसकी आप वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास R यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्या ये सेंस बनाता है? फ़र्ज़ करो कि मैं इस जो गॉसियन स्फीयर है जिसका रेडियस R है ये वाला, इसको बड़ा करता जाता हूँ तो R इंक्रीज़ होता होता कैपिटल R के बराबर हो जाएगा जब हम सरफेस के ऊपर पहुँचेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर क्या होगा, ये R जो है ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो R डिवाइड बाई R क्यूब 1/r² रह जाएगा और हमारे पास फिर से गॉसेस लॉ आ जाएगा। आना भी चाहिए क्योंकि हम स्फीयर की सरफेस के ऊपर पहुँच गए हैं और जब सरफेस के ऊपर पहुँच गए हैं तो सारे का सारा चार्ज तो अब इनसाइड हो गया। ओके, तो इट्स लाइक कि अब सारा चार्ज इधर सेंटर पे पहुंच गया है और हमारा पॉइंट इधर पहुंच गया है तो हम सिंपली कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास कूलम्स लॉ जो है वो रिट्रीव हो जाता है। आप इस चीज़ को अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, आई विल ट्राई टू पुट द लिंक जब मैं इसको एडिट करूँगा। आई मीन ये मुश्किल हो जाता है ना, पूरा 1 घंटे का लेक्चर सुन के एग्जैक्टली उस जगह पे पुट करना लिंक। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पूरा लेक्चर फिर से सुनना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मैं इसको बना रहा हूँ और हार्डली इसमें कोई मिस्टेक है। ओके, तो जब मिस्टेक नहीं होती तो पूरा लेक्चर बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे सम टाइम यूँ होता है कि मेरा गला खुश्क हो जाता है और मैं खांसता हूँ तो उस पॉइंट को भूल जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी 46 मिनट हुए हैं तो मैं ये भूल जाऊँगा कि मैंने 46 मिनट के ऊपर खांसी ली थी, तो मुझे पूरा लेक्चर मजबूरन देखना पड़ता है ताकि मैं उसको ढूंढ सकूं। तो बट आई विल ट्राई टू पुट इट एंड आई मीन एडिटिंग बहुत टाइम लेती है, जान जाती है। दैट्स वाई आई ट्राई कि कोई मिस्टेक ना हो और अगर कोई छोटी मोटी हो भी जाए तो आई डोंट एडिट इट, आई जस्ट टेल यू कि मिस्टेक्स आर नेचुरल और दे आर एक्चुअली नेचुरल, तो मैं उसको उधर ही सही कर देता हूँ। एनीवे, पॉइंट भी है कि हमने क्यू इनसाइड कैलकुलेट कर दिया। व्हाट अबाउट क्यू आउटसाइड, जो इस पॉइंट के ऊपर हमने लेना है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट बिकॉज यू नो कि इसका जवाब क्या आएगा। पूरे का पूरा चार्ज जो है वो यूं बिहेव करेगा जैसे सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है। दिस डजंट लुक गुड। ओके, हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ? लेट मी सी, दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। लेट मी गो टू ओके, अब वो सारा कुछ चला गया जो मैंने फिल किया हुआ था। ओके, लेट्स डू समथिंग, लेट्स गो बैक। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव और मैं अब इसको पूरा सर्कल नहीं बनाता क्योंकि ये इसको फिल करेगा तो ये हमारे पास आएगी बहुत बुरी सी गॉसियन सरफेस, क्योंकि अदरवाइज़ ये उसको फिल कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। लेकिन जब आप ये वाली गॉसियन सरफेस लेंगे ना, सॉरी इट्स अ स्फीयर, मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे फिलिंग को हटाऊंगा क्योंकि ऑटोमेटिकली फिल कर रहा है उसको। तो जब आप ये लेंगे तो ये जो पूरे का पूरा रेड स्फीयर है ना, आप देख सकते हैं कि इस आउटर गॉसियन सरफेस के अंदर आता है। ओह माय गॉड, इट्स सो बैड। आउटर गॉसियन सरफेस के अंदर आता है तो आप अगेन इट बिकम्स जस्ट द शेल थ्योरम कि सारे का सारा चार्ज इनसाइड है तो वो यूँ बिहेव करेगा जैसे वो सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है और यूँ जो रिजल्ट है वो सिंपली हमारे पास ये वाला बन जाएगा, जस्ट द कूलम्स लॉ। ओके, तो जो आउटसाइड है ना वो दोनों केसेस में सेम आता है, जो इनसाइड है ना वो सेम नहीं आता। ओके, देयर इज़ वन मोर थिंग, अगर आप याद करें तो इस सारे के सारे में ना हमने जो डेंसिटी ली है ना वो यूनिफॉर्म ली है। इस दूसरे केस में मैंने ये कहा है कि जो रो है ना ये वाला फैक्टर ये यूनिफॉर्म है और उसी प्रॉपर्टी उसी रो को यूनिफॉर्म होने की वजह से ही मैंने ये इक्वेशन लिखी है। ओके, तो ये आप तभी कर सकते हैं जब रो यूनिफॉर्म हो, यानी इसकी वैल्यू सेम हो थ्रू आउट द स्फीयर। तो सवाल ये है कि अगर ये सेम ना हो तो फिर हम क्या करें? अगर रो सेम ना हो, लेट्स से रो चेंजेस एज यू मूव आउट फ्रॉम सेंटर। बाय द वे ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में 26 चैप्टर में अगेन फिर से उस पुराने लेक्चर में की हुई है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि इट्स स्टेप बाय स्टेप, इट्स लाइक अ स्टेयर। आपको हर सीढ़ी के हर जीने के ऊपर कदम रख के ऊपर जाना होता है। यू कैंट स्किप एनीथिंग, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। तो मैंने डिटेल में उसको किया हुआ है, बट द पॉइंट भी है कि अगर रो यूनिफॉर्म ना हो तो हम ये इक्वेशन नहीं लिख सकते, और अगर ये इक्वेशन नहीं लिख सकते तो इसका मतलब है हम क्यू अनक्लोज्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते। ओके, तो उस केस में आप क्यू अनक्लोज्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट मी एक्चुअली गिव इट द हेडिंग ताकि आपको पता चल जाए कि इट्स समथिंग इम्पोर्टेंट। सो इट्स गना बी व्हेन रो इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो जब रो यूनिफॉर्म नहीं होता तो आप चार्ज को
डेफिनेशन से कैलकुलेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल रो की डेफिनेशन क्या होती है? रो इक्वल्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो दिस इज़ Q डिवाइड बाई V। ओके, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, चूँकि हम कोई स्मॉल वॉल्यूम ले रहे होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो चार्ज की डेफिनेशन बनती है ना, टोटल चार्ज, वो बनती है रो टाइम्स dV। तो आप वॉल्यूम के ऊपर उसको इंटीग्रेट करते हैं। और अब चूँकि ये लेफ़्ट साइड Q है, तो अगर आप सिर्फ इस वाली सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, Q अनक्लोज्ड बन जाएगा ये Q, क्योंकि अब हम थोड़ी सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम Q अनक्लोज्ड कैलकुलेट कर सकते हैं जब रो यूनिफॉर्म ना हो। तो अगर रो यूनिफॉर्म नहीं है तो रो की कौन सी फॉर्म होगी, ये आपको दिया होगा प्रॉब्लम के अंदर में। तो फ़र्ज़ करो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो रो है ना वो इस तरह जाती है, रो वेरीज एज सम कांस्टेंट टाइम्स आर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर मूव करते हैं ना सफ़ेयर की सरफेस की तरफ, तो रो इंक्रीज़ होता है, तो चार्ज इंक्रीज़ होता है। रो इंक्रीज़ होता है मतलब चार्ज इंक्रीज़ होता है। तो आप इस इंटीग्रल के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी रेडियल सरफेस पॉइंट के ऊपर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं Q अनक्लोज्ड? आप रो की ये वैल्यू इसमें पुट करें तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रल रो जो है वो K R के बराबर है dV, और अब K जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और ये R dV, और dV जो है इस केस में हमारे पास सफ़ेयर के लिए क्या बन जाएगा, 4 पाई R² dr, अज्यूमिंग कि देयर इज़ नो चेंज इन डेंसिटी इन थीटा और फाई डायरेक्शन। तो अब ये बन जाएगा 4 पाई के, और इंटीग्रल बनेगा R³ dr, और जो इंटीग्रेशन की लिमिट है ये बनेगी 0 से R', और ये जो R' है ये गॉसियन सरफेस का रेडियस है, क्योंकि आप गॉसियन सरफेस के अंदर Q अनक्लोज्ड लेना चाहते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो ये बनेगा, ये 4 पाई R⁴ डिवाइड बाई 4 बनेगा मल्टीप्लाइड बाई K। तो यहाँ पे हमारे पास Q अनक्लोज्ड जो है वो आता है 4 पाई 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई के R⁴। तो ये अब हमारे पास है Q अनक्लोज्ड इस केस के लिए जिसमें रो जो है वो KR के बराबर है। ओके, तो चार्ज अनक्लोज्ड कितना आता है, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन रो की जो भी फॉर्म आएगी आप उसको इस इंटीग्रल में पुट करेंगे और वहाँ से फाइंड कर लेंगे Q अनक्लोज्ड। ओके, तो अब आपको फिर ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा जो ये वाला काम है। ओके, अब आप सिंपली Q अनक्लोज्ड इस फार्मूला में पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो इट्स अ सेम प्रोसेस, आप कूलम्स लॉ से करें या गॉसेस लॉ से करें, Q अनक्लोज्ड कैलकुलेट करने का प्रोसेस सेम है जो मैंने 26वें चैप्टर में किसी लेक्चर में किया हुआ था। अगेन आई विल ट्राई टू पुट द लिंक, अगर वीडियो के अंदर ना डाल सका तो डिस्क्रिप्शन में लाजमी डाल दूंगा, क्योंकि मैं वो तो नीचे लिस्ट देता होता ही भी हूँ, तो आपको बता दूंगा कि कौन सा लेक्चर है। तो दैट्स इट, दीज वर द 3 एप्लीकेशंस जो बुक में दी हुई हैं, और मैंने मेरे ख्याल में जस्टिस की है, इट्स बिन 50 मिनट्स, तो मैंने बड़े एक्सटेंसिव तरीके से उनको सॉल्व कर दिया है। लेट मी क्विकली सॉल्व 2 क्विक एग्जांपल्स फॉर यू, और वो एग्जांपल्स जो हैं वो रिलेटेड हैं दूसरी एप्लीकेशन के जो यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्ज है उसके रिलेटेड, और ये हैं एक्सरसाइज 14 एंड 15। तो आई एम नॉट गोना पुल देयर स्टेटमेंट, ओके, क्विकली आई कैन एक्चुअली ड्रॉ द डायग्राम्स, इट्स वेरी इजी। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 27.14। ओके, तो ये याद रखें कि इस केस में, ये वाला जो केस था, हमारे पास एक इन्फिनिट शीट थी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। व्हाट इफ़ वी हैव अ लॉट ऑफ शीट्स, ओके, एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हुई हैं कुछ फासले के ऊपर, तो उस केस में हमारा जो फ्लक्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा। दैट्स एक्चुअली एक्सरसाइज 14 एंड 15, दे आर बेसिकली द सेम, जस्ट अ लिटिल डिफरेंस। द थिंग इज कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो यू कैन ऐड, ओके, यू कैन सिंपली ऐड देम लाइक नंबर्स। तो इस केस में हमारे पास 2 शीट ऑफ चार्ज हैं, एक शीट जो है वो ये पड़ी हुई है और इसके पैरेलल एक शीट जो है वो ये पड़ी हुई है। अगेन इन्फिनिट शीट्स ऑफ चार्ज हैं और इनके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो लेट मी आल्सो शो कि ये भी, लेट मी डिक्रीज द थिकनेस ऑफ माय पेन,
तो ये भी पॉजिटिव है, होपफुली आप पॉजिटिव देख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो ये इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास 3 रीजन्स हैं इंटरेस्ट के जिनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। और वो 3 रीजन कौन से हैं? लेट्स कॉल दिस रीजन 1, लेट्स कॉल दिस रीजन 2 एंड लेट्स कॉल दिस रीजन 3। तो हमारे पास ये 3 रीजन है जिनमें हम फ्लक्स या फील्ड देखना चाहते हैं। इट्स सिंपल, आप सिंपली फ्लक्स तो बल्कि हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, ओके, एक शीट के लिए। तो अब हम उनको 2 पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कैसे ड्रॉ करते हैं? इस रीजन में ये राइट वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन में जाएंगी, ओके। तो ग्रीन वाली जो है ना, ये राइट वाली प्लेट है और इस रीजन में इस डायरेक्शन में जाएंगी। तीनों रीजन में आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। तो दरमियान वाले रीजन में राइट वाली प्लेट से ये लेफ़्ट की तरफ जा रही हैं, ओके। अब लेफ़्ट वाली प्लेट कंसीडर करें। तो लेफ़्ट वाली प्लेट में मुझे दूसरा कलर चाहिए, तो लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर। तो जो लेफ़्ट वाली प्लेट है ना, उसमें हमारे पास दरमियान में ये इस डायरेक्शन में जाएंगी, राइट पे ये इस डायरेक्शन में जाएंगी और लेफ़्ट पे इस डायरेक्शन में जाएंगी। रिमेंबर, दोनों प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस है ना, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं। तो आपने सिंपली जो बेसिक रूल्स हैं ना, उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए बस आपने लाइंस ड्रा करनी है। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम देख चुके हैं कि प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, ओके। तो आपने दोनों हर रीजन में जो दोनों प्लेट्स की वजह से है ना फ्लक्स फील्ड, वो कैलकुलेट करना है। जो इस राइट वाली प्लेट, हर प्लेट की वजह से क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हम देख चुके हैं, ये अभी कैलकुलेट किया ऊपर वाले में। लेट मी एक्चुअली शो यू, आप लोग बिना वो कहना नहीं चाहता फिसल जाते हैं छोटी छोटी बात पे। तो ये देखें, ये हमने कैलकुलेट किया था इधर, ये वाला, ओके। तो मैं बस इस रिज़ल्ट को डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हर रीजन में। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और पर्पल की वजह से भी क्या होगा हमारे पास, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रीजन 1 है ना, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई जो है वो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है ना, सेम है, सिग्मा सेम है। अगर मुख्तलिफ हो तो ये आपका जवाब है, अगर सेम है तो आप इसको एक स्टेप में और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में कहने का मतलब ये है कि दोनों चार्ज के ऊपर, दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है ना, वो सेम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और फर्दर अगर आप, मैं अब कलर चेंज करता हूँ, फर्दर अगर आप इसकी डायरेक्शन भी देना चाहें तो लेट्स डिफाइन दिस डायरेक्शन एज एक्स एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन एज जी एक्सिस। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो प्योरली एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ओके। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 ऑन द राइट हैंड साइड। व्हाट अबाउट रीजन 2? इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है, ओके, इस वाले रीजन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि मुख्तलिफ डायरेक्शन में है, तो लेट मी गो टू द वेक्टोरियल फॉर्म, इट्स ईजी। तो जो पर्पल लाइंस हैं वो किधर जा रही हैं, पॉजिटिव आई एक्सिस की तरफ। तो ये बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई यूनिट वेक्टर। और जो लाइंस हैं ग्रीन, वो किधर जा रही हैं, नेगेटिव आई एक्सिस की तरफ। तो ये बनेगा माइनस आई। और सो इस रीजन में हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो ज़ीरो है। अच्छा, एक बात याद रखें, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सिग्मा सेम है। अगर सिग्मा मुख्तलिफ है ना, तो इट विल जस्ट बी दिस विल बी योर आंसर, ओके। अगर सिग्मा मुख्तलिफ है, सिग्मा एक्चुअली लेट मी डू दिस इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके। एंड सिमिलरली इस तीसरे रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ई इक्वल्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो माइनस आई यूनिट वेक्टर की तरफ होगी। तो अब ये लेट मी पुट अ सर्कल ऑन दिस वन, ताकि आपको पता चल जाए कि ये उससे मुख्तलिफ है, ओके। तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा जैसा रीजन 1 में था, टुवर्ड्स राइट, लेकिन चूँकि अब वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो आई यूनिट वेक्टर। तो इसको भी मैं यहाँ पे ग्रीन में लगा देता हूँ, ओके। जो एक्सरसाइज 27.15 है ना, जो नेक्स्ट वाली है, जो अगेन मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा जेनेरिक केस लेता हूँ।
अब मैं उधर देख ही नहीं रहा कि बुक में क्या दी हुई है, मैं जेनेरिक केस ले रहा हूँ। हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास, उप्स, मुझे थोड़ा सा थिक करना चाहिए इसको। हमारे पास दो शीट्स ऑफ चार्ज हैं। अगेन हम 3 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा काम मुख्तलिफ है। फ़र्ज़ करते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव है। वी डोंट नो कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या हैं, जस्ट टेक सिग्मा प्लस एंड सिग्मा नेगेटिव। अगेन हमारे पास 3 रीजन है और अब इनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। तो लेट्स यूज़ ग्रीन कलर फॉर द राइट प्लेट विच इज़ -1। तो नेगेटिव की वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो राइट से किधर आएंगी, इनवर्ड, क्योंकि प्लेट के ऊपर ये अब टर्मिनेट होंगी। तो इसकी वजह से इधर होगा और इस रीजन में जो दरमियान वाला रीजन है ये भी इधर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है और ये ग्रीन वाली नेगेटिव प्लेट की वजह से फील्ड लाइंस हैं हमारे पास। तो इस रीजन में भी ये टुवर्ड्स राइट जाएंगी प्लेट की तरफ। जो लेफ़्ट वाली प्लेट है, जो पॉजिटिव प्लेट है, उसकी वजह से फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, निकलेंगी इधर बाहर की तरफ। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट ड्राइंग दोज फील्ड लाइंस। तो चूँकि इससे एमिट हो रही हैं तो ये बाहर की तरफ जाएंगी और ये जो एरोज़ की डायरेक्शंस है ना, दे मैटर। अब आप देख लें कि हमारे पास जो ये वाला रीजन है, ये 1 है, ये 2 है और ये वाला रीजन जो है इसको हमने 3 कहा हुआ है। अब शायद आप जल्दबाजी में कहें कि रीजन 1 और रीजन 3 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है। ज़ीरो होगा लेकिन अंडर सम कंडीशन, अभी ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो तब होगा जब सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा नेगेटिव जो हैं ये बराबर होंगे। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस रीजन में, लेट्स कॉल दिस E1, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो है हमारे पास, पर्पल लाइंस जो हैं ये सिग्मा प्लस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये बनेगा सिग्मा प्लस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई यूनिट वेक्टर माइनस सिग्मा नेगेटिव बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई यूनिट वेक्टर। ओके, क्योंकि नेगेटिव साइन दूसरी टर्म में जो है वो आई की डायरेक्शन की वजह से आया है। तो ये है। अब अगर आप यहाँ पे कहते हैं ना, इफ़ सिग्मा प्लस इज़ इक्वल टू सिग्मा नेगेटिव, और इन दोनों को हम डिफाइन कर लेते हैं सम कांस्टेंट वैल्यू सिग्मा, तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना इस रीजन में वो क्या बन जाएगा, ज़ीरो, बिकॉज देन इट्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अगेन जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, डू नॉट रश टूवर्ड्स आंसर, देयर कैन बी मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम जो एक ही डायग्राम या एक ही स्टेटमेंट से पूछी जा सकें। सो ऑलवेज लुक क्लोजली कि आपको क्या दिया गया है, आपसे क्या पूछा गया है। व्हाट अबाउट रीजन 2, इट डजंट रियली मैटर। ओके, रीजन 2 में हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, तो इसमें हमारे पास बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। बाय द वे दीज आर नाउ वेक्टर वैल्यूज बिकॉज आई एम यूजिंग आई एज यूनिट वेक्टर्स। तो ये बनेगा सिग्मा प्लस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा माइनस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आप आई यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। मैंने आई यूनिट वेक्टर कॉमन ले लिया है दोनों में से। व्हाट अबाउट रीजन 3? रीजन 3 में अब हमारे पास E3 बनेगा। अब देखें कि ग्रीन जो है, मैं खुद बोल गया हूँ कि मैंने ग्रीन की इसकी वजह से लगाई थी, ग्रीन नेगेटिव की थी राइट प्लेट की, तो ग्रीन जो है वो आई की तरफ जा रहा है। ओके, तो अब हमारे पास बनेगा माइनस सिग्मा प्लस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा माइनस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई यूनिट वेक्टर। तो आप देख रहे हैं तीनों केसेस में प्लस माइनस की वजह से जवाब बदल गए हैं। तो आप ये दूसरे और तीसरे केस के लिए भी देख लें कि अगर सिग्मा प्लस इज इक्वल टू सिग्मा माइनस इन मैग्नीट्यूड तो आंसर शायद रिड्यूस हो जाए, इनफैक्ट रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनेगा और सेंट्रल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले केस का बिल्कुल उलट बन जाएगा, यानी जो एक्सरसाइज हमने 27.14 की है। बट द पॉइंट बीइंग these things are not hard. I mean, अभी मैंने 2 प्लेट्स ली हैं, you can add any number of plates and can add their effect. You can even take infinite number of plates. आपके पास एक सीरीज़ बनेगी जिसका फार्मूला शायद आपने फर्स्ट ईयर की मैथ में पढ़ा हो, छठे चैप्टर में जो सीरीज़ वाला और सीक्वेंसेस वाला चैप्टर है। सो एवरीथिंग इज़ सॉल्वेबल, इट्स नॉट हार्ड। द ओनली डिफ़िकल्ट थिंग इज़ कि आपने जो पहले पढ़ा है ना आप उसको यूजलेस समझ के भूल जाते हैं।
आपने जो मैथमेटिक्स 9th में 10th में फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में पढ़ी है, आप उसको भूल जाते हैं। आपको लगता है कि हम ऐसे फजूल चीज़ें पढ़ रहे हैं, इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। अब देखो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्वांटिटीज़ रियल हैं, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको वो फार्मूलाज चाहिए। तो इसका मतलब है वो फार्मूलाज भी हमारी रियल लाइफ में रियल क्वांटिटीज़ में यूज़ हो रहे हैं, दे आर नॉट यूजलेस। सो जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, इट्स नॉट यूजलेस, इट्स गोना बी यूजफुल एट सम प्लेस, एंड दैट्स द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन। वो आपको ऐसे नहीं पढ़ा देते कि जिस चीज़ का ना कोई मुंह होता है, ना कोई सर होता है, ना कोई सर होता है, ना कोई पाँव होता है उसका, बल्कि हर चीज़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही होती है। यू जस्ट हैव टू लुक क्लोजली, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग। अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। बट इफ़ यू जस्ट ट्राइंग टू डू थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मार्क्स, और फॉर द सेक ऑफ गेटिंग डिग्री, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग आंसर, you are doing yourself no good, you are doing nobody no good. वट एवर यूर मोटिवेशंस, और आप जॉब में जाना चाहें, आगे PhD करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, these things are gonna be useful, and useful only when you understand them. I mean, मेरी फेसबुक पे कोई मुझे कह रहा था कि 10 मिनट की वीडियोस बनाया करूँ, ये मैथमेटिक्स ना किया करूँ। I mean, I will make a separate video on that just to explain that question, but always remember, वो जो आप कहते हैं ना कि आपको 10 मिनट की वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा दें, वो आप सुन लेते हैं, बट देन यू शुड आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन, वाई इज़ इट कि आपको गॉसेस लॉ समझ आ जाता है, आपको कूलम लॉ समझ आ जाता है, लेकिन फिर उसके रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे क्यों नहीं होते। एक बात याद रखें कि अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं होती तो इसका मतलब है आपको वो चीज़ नहीं आती समझ, अभी वो समझ नहीं आई, आपको वो चीज़ नहीं आती। डोंट फूल योर सेल्फ इनटू थिंकिंग कि आप 10 मिनट की वीडियो देख के बस समझ लिए हर बात। नो, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कोई चीज़ हकीकत में आती है या नहीं आती, देन ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम एंड यू विल रियलाइज। डोंट फूल योर सेल्फ। प्रॉब्लम्स जो हैं, आई मीन, यू गिव मी एनी थिंग, एनी क्वेश्चन जो आपके PPSC के एग्जाम का होता है या कोई भी, आई विल जस्ट क्रैक इट। आई मीन, आई एम नॉट क्लेमिंग आई विल क्रैक एवरीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल सॉल्व देम। व्हाई? क्योंकि मेरी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की इतनी प्रैक्टिस है, एंड प्रॉब्लम्स मेक यू यूज योर ब्रेन, इट दे मेक यू थिंक। तो फिर आपके पास कोई भी सवाल आ जाए, अगर आपने बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम किए हुए हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो 1 मिनट में पिक कर लेता है। यू डोंट नीड टू रीड 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स। लोग जो हैं वो MCQs के पीछे भागते हैं। मैं आपको ऑलवेज कहता हूँ कि जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड फिर देखें कि MCQs जो हैं वो कुछ भी नहीं है। एनीवे, दिस इज यूजलेस। आई हैव फिनिश्ड माय टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, and we are gonna do something really interesting in the next lecture, and I will also be solving one of my favorite problems from BS, जो मुझे याद है मैंने पूरा दिन लगा के समझा था, and I was like, wow, what a wonderful problem. That is exercise 22, 27.22. We will do that in the next video. तब तक के लिए bye bye.